सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पेट केयर प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं पशुपालन के संबंध में। पशुओं की हमें देखभाल किस प्रकार से करनी है, बदलते हुए मौसम में हमें उनके किस प्रकार से देखभाल करनी है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि यदि पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया जाए तो किस प्रकार का यह रोजगार साबित होगा। दोस्तों, आज के इस हमारे प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमा पर्ते कुमरे जी, जो कि है उप संचालक संचालनालय पशुपालन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हैं श्री दिनेश मारण जी, जो कि एक पशुपालक के रूप में हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे छोटे पशुओं के बारे में। हम चर्चा करेंगे आमतौर पे हमारे घरों में मैम डॉग्स कैट्स पाले ही जाते हैं। तो जैसा कि मैम मौसम का अब स्वरूप धीरे धीरे अब और बदलेगा, गर्मियाँ अब और बढ़ेंगी। इस बदलते हुए मौसम को देखते हुए अब हमें हमारे छोटे पशुओं की, खासतौर पर डॉग्स कैट्स हैं और फॉरेन ब्रीड्स के जो जानवर हैं, उनकी अब हमें देख रेख किस प्रकार से करनी होगी। जी। बदलते मौसम में जिस प्रकार हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पालतू पशुओं, विशेषकर जो विदेशी नस्ल के हमारे छोटे पशु हैं, जैसे कि पर्शियन कैट्स हुई, पोमेरियन डॉग या लासा, जो भी विदेशी नस्ल के डॉग्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत अधिक हेयर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक बाल होते हैं उनको। तो उनका, क्योंकि शरीर का आकार भी छोटा होता है, इसलिए उनमें तापमान नियंत्रण की क्षमता कुछ कम होती है। तो ऐसे मौसम में या बढ़ते हुए तापमान के साथ इन पालतू पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। इनको हमको सीधी धूप और तेज़ गर्मी से बचाना है, और साथ ही साथ इनके खान पान का, संतुलित आहार का, मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स का, और साथ ही पीने के साफ़ सुथरे और ठंडे पानी का हमको विशेष ध्यान रखना है। हमें कोशिश करना है कि एकदम गर्म टेम्परेचर से सीधे एसी में या सीधे एकदम से तापमान के बदले जाने से हमको उनकी देखभाल करना आवश्यक है। सीधे बदले हुए मौसम से आपको अपने पालतू पशु को बचाना है, यानी कि सीधे एकदम से ठंडे से डायरेक्ट उन्हें ठीक जी। गर्मियों में ना ले जाते हुए उन्हें टेम्परेचर के हिसाब से आपको शाम के समय में जी नॉर्मली ले जाना जी। बहुत ज़रूरी और होगा। विशेषकर इस ऋतु में अगर हम अपने पालतू पशुओं जी को मार्केट या अपने साथ कहीं सफ़र पर ले जाते हैं, तो हम ध्यान रखें कि उनको हम कार में ना छोड़ें, क्योंकि कार में अगर धुके सांप के पशु बंद हो जाते हैं तो उनको गर्मी या हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशेषकर पर्शियन कैट्स में और जो हमारे छोटे नस्ल के पालतू पशु हैं, उसमें हीट स्ट्रोक लगने के खतरे अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए इन पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि विशेषकर कैट्स हैं, डॉग्स हैं, आप नॉर्मली हमारे पशुपालक भाई उनको कारों में लेकर सफ़र करते हैं तो उनको उनके अंदर बंद करके ना छोड़ें। दिनेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने पशु हैं आपके पास में। सर, मेरे पास 30 पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं। देसी नस्ल भी हैं मेरे पास, गिर गाय जो हैं, और एचएफ गाय भी हैं। जी, क्रॉस ब्रीड भी रखते हैं कुछ। दिनेश जी, जैसा कि चर्चा हो रही है कि मौसम का स्वरूप बदल रहा है, गर्मियाँ अब आने वाली हैं, तो गर्मियों को मौसम को देखते हुए निश्चित ही आपने अपने वहाँ पे पशुओं की शेड में कुछ व्यवस्थाएं करी होंगी। किस प्रकार की अब व्यवस्थाएं वहाँ पे आपने कर ली हैं। देखा जाए तो ये समय जो है पशुपालक के लिए बहुत कठिन समय होता है, पशुओं के लिए, पशुपालक के लिए। जी इस समय पे विशेष ध्यान दिया जाता है उस पर। और हमने हमारे शेड में जो व्यवस्था की हुई है, आसपास से हरा चारा लगाया है ताकि शेड में ठंडी हवा आए, पशुओं को आराम मिले। खुला वातावरण रखते हैं। फ़ैन और फोगर की व्यवस्था हमने की हुई है। जैसे दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय हम फोगर चलाते हैं, बाकी टाइम में फ़ैन चलता रहता है उसको। जी हाँ, और कुछ समय के लिए हम उनको बाहर भी छोड़ते हैं, पेड़ों के नीचे बांधते हैं, ताकि उनको वो स्ट्रेस फ्री रहें। और इस समय पर अधिक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है फीड में। तो फीड में उनको हरे चारे की मात्रा इस समय बढ़ा दी जाती है। भूसे की मात्रा कम करके हरे चारे की मात्रा बढ़ा दी जाती है उनको। जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि बहुत कठिन समय होता है एक पशुपालक के लिए, गर्मियों का जो समय रहता है, तो विशेष ध्यान आपको रखना होगा, ख़ास तौर से उनके रख रखाव को लेकर, ठंडी हवा को लेकर, और पानी की विशेष दिनेश जी ने बताया कि उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैम, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। जी। विशेषकर गर्मी जो रहते हैं, एक्चुअली पशुओं की सीधे सीधे दूध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालती है,
क्योंकि अगर हमारा पशु स्वस्थ रहेगा तभी वो अपना अधिकतम उत्पादन दे सकेगा। तो ऐसे सारे कारण जिससे हमारे पशु की दूध उत्पादन क्षमता या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है या उसके शारीरिक तापमान पर प्रभाव पड़ता है, ये सारे कारक कहीं ना कहीं हमारे पशुपालक बंधुओं को उनके जो प्रॉफिट है, दूध से जो उनका मुनाफा है, उसको प्रभावित करते हैं। और जैसा कि दिनेश जी ने बताया, इस ऋतु में हरे चारे का मुख्यतः हमारा संघर्ष रहता है। तो ऐसे में सभी पशुपालक बंधुओं को ये पशुपालन विभाग की तरफ से हमेशा सजेशन दिए जाते हैं कि आप ऐसी चारा नस्लें अपने फॉर्म में, अपनी गौशाला के आसपास लगा रखें जो साल भर चारा उत्पादित करते हैं, जैसे नेपियर ग्रास हुआ या मक्का हुआ। कुछ पशुपालक बंधु, जब हमारा वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, उस समय हे और साइलेज मेकिंग करके भी चारा संरक्षित कर सकते हैं। नई चारा तकनीकों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आजकल आ गई है, जिसमें हम कमरे के अंदर बिना मिट्टी के भी पशु चारे को लगा सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स बहुत सिंपल तकनीक है, जिसमें अब मक्का या जो आपका संभावित चारा है, जैसे ज्वार हुआ, इसको आप कमरे के अंदर भीगे, जैसे ज्वार हम घर पर बोते हैं उस तरीके से लगाकर पशु चारा या हरा चारा उत्पन्न कर सकते हैं। और गर्मी के ऋतु में पानी का और मिनरल मिक्सचर सॉल्ट्स का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। साथ ही साथ कीटनाशन और परजीवी नाशन भी ग्रीष्म ऋतु में पशुपालन विभाग के द्वारा सजेस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के पशुपालन का रखरखाव, पशुओं का रखरखाव, साफ सफाई और संतुलित आहार से हम ये ग्रीष्म ऋतु थोड़ा आराम से और असुविधा ना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया कि बिल्कुल पशुओं को बिल्कुल ख़ास तौर से उनकी देखभाल करके संतुलित आहार से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का विषय है पशुपालन और साथ ही साथ स्वरोजगार भी है। तो स्वरोजगार को लेकर भी आज के हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और बात करेंगे आर्थिक रूप से उन कमज़ोर किसानों के बारे में जिनके पास मैम थोड़ी सी ज़मीन है या ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों की यदि हम बात करें या पशुपालकों की बात करें, तो मैम उनके लिए शासन की तरफ से कौन सी वे योजनाएं हैं जिनका वे लाभ उठा सकते हैं? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पशुपालन मुख्यतः जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक प्रमुख व्यवसाय है। दिन प्रतिदिन अब ये है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ शहरी रोजगार का भी हिस्सा बना। लेकिन बेसिकली जो पारंपरिक तौर से हमारे किसान बंधु हैं या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, वो पूर्व समय से पहले से पुश्तैनी तौर पे, पारिवारिक तौर पे पशुपालन करते आया है। तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो पशुपालन विभाग है, इसमें जो हमारे वीकर सेक्शन है उसके लिए मुर्गी पालन की योजनाएं हैं, बकरी पालन की योजनाएं हैं, जिसमें जो है हम 28 दिवस के बिना लिंग भेद के 45 चूजे अपने हितग्राही को देते हैं। और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, ये समझिए करीबन 2500 रुपए की योजना की इकाई लागत पे हम 45 चूज़ों का वितरण पूरे मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, इसकी जानकारी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है। जी मैम। जी, तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये बैकयार्ड कुक्कुट के तहत हम 45 जो चूज़े हैं उनका वितरण करते हैं। इसके साथ ही साथ पशुपालन विभाग के द्वारा कड़कनाथ चूज़ों का वितरण, उसमें भी हम 28 दिवस के 45 चूज़ों का वितरण पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं। उसकी इकाई लागत लगभग 4000 रुपये आती है। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं, इसमें 75% शासकीय अनुदान होता है और लगभग 20 से 25% हितग्राही का अंशदान होता है। यानी कि अगर आपको साधारण चूज़े चाहिए तो 2200 रुपये का लगभग 700 रुपये करीब जो है वो आपको हितग्राही से लेना होता है और करीबन 1100 रुपये कड़कनाथ चूज़ों के लिए लेना होता है। इसी प्रकार जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं और उनको सिर्फ एक नर बकरे की आवश्यकता है, तो पशुपालन विभाग के द्वारा जमुनापारी बकरे का प्रदाय किया जाता है। इसमें लगभग 5000 रुपये की इकाई लागत है, जिसमें एक आपको जमुनापारी बकरे का प्रदाय किया जाता है और इसमें हितग्राही से 1000 रुपये लिए जाते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको निकट के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय में पशुपालन विभाग के जो प्रारूप है उससे आवेदन करना रहता है
और आप अपने निकट के पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि मुर्गी पालन से लेकर कम से कम 25% तक की सब्सिडी भी मिल रही है, और यदि आप पशुपालक भाइयों को और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके या नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दिनेश जी, हमारी चर्चा चल रही थी देखभाल को लेकर, और आपने बताया कि आपने शेड का निर्माण और पानी की व्यवस्था करी हुई है। पानी की यदि हम बात करें तो कितनी बार आप उनको पानी दे रहे हैं? सर पानी तो अब 24 घंटे उपलब्ध रखना 24 पड़ता घंटे है। आप हाँ, पानी दे 24 रहे हैं। घंटे साफ़ और ठंडा पानी जी। उनको उपलब्ध रहता है। जी, वो अपनी इच्छा से जाएं, जब चाहें जब पानी पिएं, उनकी स्वेच्छा से पानी पी जी। सकें। दिनेश जी, आप एक लंबे समय से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशुओं को पाल रहे हैं। क्या लगता है हमारे किसान भाइयों के लिए जो इस पशुपालन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का यह स्वरोजगार उनके लिए साबित हो सकता है? ये बहुत अच्छा रोज़गार साबित हो रहा है, क्योंकि मैं तो काफ़ी लंबे समय से इसको कर रहा हूँ। जी। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी एक देखी जाए, मार्केटिंग अपने को करना होगा। जैसे कि मैं करता हूँ, दूध अपना स्वयं निकालने के बाद मार्केट में सप्लाई भी मैं खुद करता हूँ, तो इसमें बहुत अच्छा एक मुनाफा एक कोई भी निकाल सकता है इससे। आजकल तो बहुत सारी नई नई स्कीमें चल गई हैं, ग्लास बोतल में पैक होकर सप्लाई दूध हो रहा है, जो कि मैं भी करता हूँ उसको, और ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। दूसरा देखा जाए कि आजकल एक सेक्स सॉर्टेड सीमन जो आए हैं, उनका उपयोग करके मैं अपने फार्म पे अपनी बछड़ियाँ तैयार कर रहा हूँ, और बहुत कम समय में एक गाय तैयार कर रहा हूँ मैं। जी, जैसा कि मैम दिनेश जी ने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का ये उस तकनीक का ये उपयोग कर रहे हैं। मैम, किस प्रकार की ये तकनीक है, आप हमारे पशुपालक भाई को बताइए। सेक्स सॉर्टेड सीमेन मतलब ऐसा स्ट्रॉ जिसके कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद 99% ये संभावना होती है कि आने वाला वत्स जो है वो फीमेल बछड़ी ही होगी। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो पशुपालन जगत है उसमें जो है मेल बछड़ों का या कहिए बछड़ों का उपयोग कम हो गया है, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो बछियाँ ही हो, ताकि पशुपालक को अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो। तो पशुपालन विभाग के द्वारा उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमेन तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पशुपालक बंधु अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 400 रुपये का 450 रुपये का, और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो 400 रुपये का पेमेंट करके हमारे विभाग के द्वारा जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसका उपयोग अपने पशुधन के लिए कर सकते हैं। और उसमें ये 100% गारंटी होती है कि आने वाला वत्स जो है वो गाय ही होगी, बछड़ी ही होगी। जी मैम, इस तकनीक का यदि हमारे पशुपालक भाई लाभ उठाना चाहते हैं, कई बार मैम वो समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, तो आप उनको क्या सजेशन देंगी, इन्हें कहाँ पे जाके संपर्क करना चाहिए? सीमेन के लिए आप निकट के पशु चिकित्सक महोदय से, और अगर संभव हो सके उप संचालक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे विभाग द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लगातार प्रचार प्रसार और उपयोग किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में भोपाल में भी यह सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध है। जी मैम, यदि हम बात करें दूध के साथ में अंडा है, मांस है, इनका उत्पादन भी है। यदि ग्रामीण अंचल में या क्षेत्रों की यदि हम बात करें, वहाँ पे इनकी कीमतें अच्छी मिले तो ये भी एक अच्छा स्वरोजगार साबित हो सकता है। क्या कहेंगे मैम इसके बारे में आप? बिल्कुल, जैसा कि कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह से लोगों के प्राइवेट सेक्टर की नौकरी और रोजगार के माध्यम कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर उसमें भी विशेषकर जो पशु इंडस्ट्री है, एनिमल इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा रहा है। आज बहुत सारे युवा टेक्निकल जॉब छोड़ के, बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो स्वरोजगार, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार की तरफ, एनिमल इंडस्ट्री की तरफ मुड़े हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि डे बाय डे, क्योंकि हमारा सिंचित भूमि जो है उसका रकबा और उसका उत्पादन क्षमता हम मैक्सिमम स्तर पर पहुँच चुके हैं, जो हमारे देश में पिछली हरित क्रांति और अनाज संबंधी जितनी क्रांति हुई, अब जो है क्योंकि हम पशुधन पर काम कर रहे हैं और पशुओं पर एक जीवित संसाधन पर और भी संभावनाएं बनती हैं। हम जितना ज़्यादा पशुधन पर फोकस करेंगे, दूध अंडा मांस पर फोकस करेंगे, हमारे लिए प्रोटीन की उपलब्धता या प्रोटीन के लिए एनिमल इंडस्ट्री का स्कोप दिन पर
प्रतिदिन बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि अगर बाजार भाव भी अब देखते हैं, आप अमेज़न देखते हैं या दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, तो वो भी अब जो पशु उत्पाद है, जैसे फ्रीज ड्राइड मिल्क पाउडर है, या बकरी का दूध है, या बकरी का दूध पाउडर है, गाय का घी है, या एलील 2A2 मिल्क है, इस तरह की मार्केटिंग कर रही हैं। तो दिन प्रतिदिन एनिमल इंडस्ट्री और इससे जुड़े जो उद्योग हैं, रोजगार हैं, ये संभावनाओं को और मार्केट में अच्छी एक पोजीशन बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, दिन प्रतिदिन इस प्रकार से इनसे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उन्होंने एक बड़ा मार्केट एक विस्तार हुआ है इसका। मैम, जैसा कि आपने बताया कि इनकी कीमतें मिल रही हैं और अमेज़न वगैरह जैसे कि आपने साइट्स बताई, यदि इनके बारे में हम और अधिक जानना चाहें तो क्या पोर्टल पे भी इनकी कीमतें हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं? जी जी, भारत सरकार ने अभी जो बदलाव किए हैं पिछले डिजिटल इंडिया के दौरान, उस तहत पशुपालन विभाग में भी जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है, या कहें हम एकीकृत नमूना सर्वेक्षण करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, अंडों की उपलब्धता, मांस उपलब्धता कितनी है और एक्चुअली प्रति पशु उत्पादन क्षमता कितनी है। तो अभी 15 मार्च से पशुपालन विभाग के द्वारा जो एकीकृत नमूना सर्वेक्षण का कार्य पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ज़मीनी स्तर पर कार्य चालू है। और आप सभी के ट्रांसपेरेंसी के लिए, नॉलेज के लिए अब ई-लीज वेब पोर्टल, जो कि ICR भारत सरकार द्वारा संचालित है, इस पोर्टल पर अब दूध, अंडे, मांस की एंट्री मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के कोलैबोरेशन से करें। और बहुत जल्द हमारे पशुपालक बंधु, हमारे स्वरोजगार करने वाले लोग ई-लीज वेब पोर्टल पर जाकर किस गांव में कितने पशु हैं, कितनी उत्पादन क्षमता है और मध्य प्रदेश में दूध, अंडा, मांस की उपलब्धता, मार्केटिंग और चैन का क्या सीन एंड सिनेरियो है, ये आप ICR की वेबसाइट ई-लीज वेब पोर्टल पर देख पाएंगे। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि बिल्कुल पारदर्शिता बनाने के लिए पूरी की पूरी जानकारी ई-लीज वेब पोर्टल के ऊपर दी गई है, तो आप सभी वहां पे जाके इन जानकारियों को देख सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। दिनेश जी, अब किस प्रकार की अब आपकी और दूसरी योजनाएं हैं? आप अपना स्वरोजगार को और बढ़ाने के बारे में अब आप और क्या सोच रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमन जो यूज़ करते जी हैं, जी इससे एक नया मुनाफा कमा सकते हैं कोई भी किसान बंधु इसमें जो है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ करके 15 महीने के अंतराल में बछड़ी जो है गाय के रूप में तैयार हो जाती है। उसको भी सेल करके एक अच्छा सा मुनाफा निकाला जा सकता है इसमें, और मैं इस पे कार्यरत हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ मैं आगे। ये बहुत अच्छी। इसके बाद घी बनाने की व्यवस्था, देसी गाय की घी बनाने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ चालू है। और मठा सप्लाई, अपना मठा है, मावा है, ये सारी चीज़ों पे काम आगे चल रहा है। दूध से बने हुए दूध से बने हुए प्रोडक्ट बना करके इससे प्रोसेसिंग करके इसको उससे अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। जी जी। ऐसा मैम, ये तो खैर बात रही, हमने कम आय वर्ग वाले पशुपालक भाइयों के बारे में चर्चा करी। जो मीडियम है, जो मीडियम पशुपालक भाई हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं? जी, मध्यम आय वर्ग के जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, अगर वो गौवंश या गौपालन से जुड़े हुए हैं, तो पशुपालन विभाग के द्वारा समुन्नत योजना, जिसमें हम मुर्रा सांड की प्रदाय करते हैं और गौवंश का सांड भी हम पशुपालन विभाग के द्वारा प्रदाय करते हैं। ये जो दोनों स्कीम है हमारी, समुन्नत और नंदीशाला, इसमें हम एक जो समुन्नत का जो हमारा मुर्रा सांड है उसकी कीमत होती है 62,000 रुपये, और जो हमारा नंदीशाला है उसकी है 25,720 रुपये। तो इसमें भी जो हमारा शासकीय अनुदान है वो 75% और हितग्राही अंशदान 25% होता है। इन दोनों के द्वारा हम ब्रीड या नस्ल सुधार का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में संचालित करते हैं। इस हेतु भी आप अपने निकट के पशु चिकित्सक महोदय के यहाँ संपर्क करके आवेदन कर जी। सकते हैं। अब ये तो हुई मध्यम वर्ग की। यदि हम इससे और ऊपर जाएं तो जैसे आचार्य विद्यासागर योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं के बारे में भी मैम जानकारी दीजिए। आचार्य विद्यासागर, जिसमें आप एक लार्जर स्केल पर कम से कम 10 दुधारू पशु के साथ एक डेयरी इकाई खोलते हैं। तो इसमें शासन के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 2 लाख की सब्सिडी
और ST/SC या अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के लिए 2.5 लाख की सब्सिडी मौजूद है। इसमें आप 5 गाय, दुधारू गाय से लेकर 10 पशु तक रख सकते हैं। इसमें ये एक बैंकेबल स्कीम है। अगर आप बैंक आपको ऋण देने के लिए तैयार है तो बैंक ऋण और शासकीय अनुदान के साथ यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में संचालित है। इसके अलावा मैं एक और योजना आपको बताना चाहूँगी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसमें एक बड़े कमर्शलाइज्ड स्तर पर बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए योजनाएं लॉन्च की जाती है। जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले अपने स्क्रीन पर देख रहे थे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन में लगभग 50% तक का योजना इकाई का अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। और यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मुर्गी, भेड़, बकरी और सूकर पालन पर 50% तक का सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें नवाचार के भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। इसकी विस्तृत गाइडलाइन और जानकारी के लिए आप पशुपालन विभाग की अधिकृत जो mp.dah.gov.in पर देख सकते हैं। पशुपालन में स्वरोजगार से जुड़ी अनंत संभावनाएं हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, डेयरी के अतिरिक्त बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन और साथ ही साथ पशु चारा, साइलेज मेकिंग के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित है। और पशुधन मिशन के NRLM के तहत हम नए आवेदन इसमें आमंत्रित करते हैं। जी मैम, ये तो बात हुई योजनाओं की, और हमारे पशुपालक भाइयों को ये भी बताइए कि यदि वे इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? जी, जो KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आवेदन के समय लगते हैं। साथ ही साथ अगर हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ज़मीन का स्वामित्व होना बहुत आवश्यक है। बैंक संबंधी NOC की बैंक आपको ऋण देने को तैयार है, तत्संबंधी बैंक का सहमति पत्र, आपका प्रपोजल प्रस्ताव जो कि उप संचालक कार्यालय से आप बनवा सकते हैं। साथ ही साथ किसी न किसी एक प्रशिक्षित गौ सेवक का या पशु चिकित्सक का आपके प्रोजेक्ट में शामिल होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो 1 करोड़ तक के जो योजना है उनको भी सैंक्शन हम राष्ट्रीय पशुधन मिशन में करते हैं। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर एक नया कदम है, जिसमें आप लगभग 50% तक का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जिनके पास स्वयं की भूमि है और जो एंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा रखते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आवेदन कर सकते हैं। जी, वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने बताया। दिनेश जी, आप मिल्क के अलावा जैसे आपने बताया कि और भी आप प्रोडक्ट्स घी है और उनसे जुड़े हुए उत्पाद, यदि बात करें जैसे साइलेज मेकिंग है या गोबर से बनने वाले उत्पाद गो कास्ट हैं, क्या इनके बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं? इनसे भी कुछ लाभ कमाया जा सकता है? साइलेज से भी अच्छा कमाया जा सकता है। अगर किसान के पास खेती है तो साइलेज भी एक अच्छा मुनाफे वाला काम हो सकता है। और अभी तो चलन में आ भी गया है, यूज़ भी कर रहे हैं इसको। भूसे का कमी आती जा रही है, दिन प्रतिदिन देखा जाए तो भूसे की कमी हो रही है। तो उसका एक अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है ये, उसकी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पशु के स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दूध भी ज़्यादा देता है और एक वो जी बिल्कुल, मतलब ये भी एक पशुपालन से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय है कि आप साइलेज मेकिंग भी या गोबर से बने हुए उत्पादों को भी आप बना सकते हैं। मैम, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये स्वरोजगार है, और हमारे पशुपालक भाई यदि इस स्वरोजगार को अपनाते हैं तो उनके लिए ये किस प्रकार का स्वरोजगार साबित होगा? जी, पशुपालन में अनंत संभावनाएं हैं और ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। जैसा कि अगर हम डेयरी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द मिल्क, आप पंचगव्य औषधि, गोबर और गोबर से बने उत्पाद, अग्निहोत्र कंडे, गौमूत्र, ये मतलब एक व्यापारी पर डिपेंड करता है कि वो अपने उत्पाद को कितने तरीके से मार्केट में रेडी और सेल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो डेयरी अपने आप में बहुत संभावित, क्योंकि हम इसमें खाद भी बना सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द मिल्क सिर्फ दूध के अलावा भी और भी इसके तरीके हो सकते हैं। हम जितना व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने पशुधन का संधारण करेंगे, जितने स्वस्थ पशु होंगे, जितने अच्छे तरीके से हम अपनी गौशाला का मैनेजमेंट और मार्केटिंग करेंगे, ये उतना लाभ का धंधा हमारे बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, अंत में आपसे भी हम यही सवाल करना चाहेंगे कि किस प्रकार का यह स्वरोजगार है, हमारे पशुपालक भाइयों को और खासकर युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें सभी को आना चाहिए। और इसमें बहुत सारी, जैसे कि मैडम ने बताया, अनंत संभावनाएं हैं इसमें।
तो इसमें आना चाहिए सभी बेरोज़गार बंधुओं को, और अच्छा काम है ये। जी बिल्कुल, मारन जी ने बताया कि बिल्कुल यह एक अच्छा स्वरोजगार है और हम उम्मीद करते हैं पशुपालक भाइयों आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम की जानकारी पसंद आई होगी। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाओं संबंधित जानकारी आपने प्रदान करी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही दिनेश जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी हमारे युवाओं को प्रोत्साहित किया और अपने जानकारियाँ आपने यहाँ पे साझा करी, शेयर करी। तो दर्शकों, आज का हमारा यह प्रोग्राम यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम में, फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। न मिले। अरे भैया, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती।